आज दलाल स्ट्रीट में शुरुआत से ही दबाव का माहौल रहा क्योंकि रात भर आई ग्लोबल खबरों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। क्रूड ऑयल $126 तक पहुंच गया, रुपया 95 के पार कमजोर हुआ और यूएस ईरान टेंशन बढ़ने से पूरी दुनिया के बाजारों में डर का माहौल बन गया। यूएस फेडरल रिजर्व के अंदर ब्याज दरों को लेकर 33 साल बाद इतना बड़ा मतभेद देखने को मिला, जिसने ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट को और कमजोर कर दिया। इसका असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई दिया और सुबह से ही तेज बिकवाली शुरू हो गई। सेंसेक्स दिन में एक समय 1237 अंक तक टूट गया था, जबकि निफ्टी 23,796 तक फिसल गया था। हालांकि बाद में कुछ वैल्यू बाइंग आई, जिससे बाजार निचले स्तर से थोड़ा संभला और आखिर में गिरावट कुछ कम हुई। दिन के अंत में सेंसेक्स 582.86 अंक गिरकर 76,913 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 180 अंक टूटकर 23,997 पर बंद हुआ। लंबे समय बाद निफ्टी फिर से 24,000 के नीचे बंद हुआ, जिसे बाजार के लिए कमजोरी का संकेत माना जा रहा है। बैंक निफ्टी में भी भारी दबाव रहा और ये 540 अंक टूटकर 54,863 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स करीब 592 अंक गिरा, जिससे साफ है कि सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी तेज बिकवाली देखने को मिली। एनएसई पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 रहा, यानी बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले गिरने वाले शेयर लगभग 2 गुने थे। इंडिया विक्स भी दिन में 19.48 तक पहुंच गया, जो बाजार में बढ़े डर और वॉलेटिलिटी को दिखाता है। हालांकि क्लोजिंग तक इसमें थोड़ी नरमी आई। आज बाजार की सबसे बड़ी चिंता मिडिल ईस्ट टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस रहा। खबर आई कि यूएस ईरान के खिलाफ नए मिलिट्री ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड उछलकर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया, यानी करीब 4 साल का सबसे ऊंचा स्तर। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो नेविगेशन फ्रीडम को सीमित कर सकता है। इसी वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर डर बढ़ा और पूरी दुनिया के बाजारों में पैनिक सेलिंग देखने को मिली। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। क्रूड ऑयल महंगा होने से इन्फ्लेशन बढ़ने, रुपए पर दबाव आने और कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन घटने का खतरा बढ़ जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला ऑयल ट्रैफिक काफी घट गया है। पहले जहां करीब 20 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन सप्लाई होती थी, वो अब काफी कम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे ग्लोबल सप्लाई क्रंच की चिंता बढ़ गई है। हालांकि बाजार को थोड़ी राहत तब मिली जब दोपहर बाद क्रूड ऑयल $126 से गिरकर करीब $116 तक आ गया। इसी रिकवरी की वजह से भारतीय बाजार निचले स्तर से थोड़ा संभला, लेकिन ऑयल प्राइसेस में भारी वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को फिलहाल 3.5% से 3.75% के दायरे में स्थिर रखा, लेकिन असली चिंता उसके अंदर दिखे बड़े मतभेद को लेकर रही। 33 साल बाद पहली बार इतना बड़ा स्प्लिट देखने को मिला, जिससे बाजार को साफ संकेत मिला कि अमेरिका में रेट कट जल्दी आने वाला नहीं है और कुछ अधिकारी अब भी सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के पक्ष में हैं। फेड के इस हॉकिश रुख का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ा। डॉलर मजबूत हुआ, ग्लोबल लिक्विडिटी पर दबाव बढ़ा और निवेशकों को डर है कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता रह सकता है। यही वजह रही कि भारतीय बाजार में भी सेंटिमेंट कमजोर नजर आया। भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले 95.33 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे कमजोर स्तर था। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी हुई और क्लोजिंग 94.91 के आसपास रही, लेकिन दिन भर रुपए पर भारी दबाव बना रहा। रुपए की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह महंगा क्रूड ऑयल और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली रही। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड इंपोर्ट करता है, इसलिए ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ने का खतरा रहता है, जिसका सीधा असर रुपए और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। 29 अप्रैल को एफआईआईज ने करीब 2,468 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए, जबकि घरेलू निवेशकों यानी डीआईआईज ने 2,262 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस मार्केट्स में एआई और टेक्नोलॉजी रैली के चलते ग्लोबल फंड्स फिलहाल भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर डेवलप्ड मार्केट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आज बाजार में आईटी और फार्मा सेक्टर में डिफेंसिव बाइंग देखने को मिली। जब पूरे बाजार में डर और अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, तब निवेशक आमतौर पर इन्हीं कंपैरेटिवली सेफ सेक्टर्स की तरफ जाते हैं, जबकि ऑटो, बैंकिंग, मेटल, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। सेंसेक्स के कमजोर शेयरों में टाटा मोटर्स, एटर्नल, हिंडाल्को, इंडिगो और एक्सिस बैंक शामिल रहे। खासकर इंडिगो पर दबाव इसलिए बढ़ा क्योंकि एयरलाइन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खर्च एविएशन फ्यूल होता है और क्रूड ऑयल $126 तक पहुंचने से उनकी लागत और प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा असर पड़ता है। आज के सबसे चर्चित शेयरों में सिंजीन इंटरनेशनल रहा। कंपनी का चौथी तिमाही मुनाफा करीब 19% घटा, लेकिन इसके बावजूद शेयर में करीब 20% की तेज उछाल देखने को मिली और भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज हुआ। सिंजीन इंटरनेशनल में तेजी की सबसे बड़ी वजह मैनेजमेंट चेंज और डिविडेंड अनाउंसमेंट रही। पीटर बेंस जून के अंत में पद छोड़ेंगे और सिद्धार्थ मित्तल नए एमडी एंड सीईओ बनेंगे, जबकि कंपनी ने ₹1.25 प्रति शेयर डिविडेंड भी घोषित किया। बाजार में इसे फ्यूचर
गोल्ड में आज सेफ हेवन बाइंग देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना 15.99 लाख रुपीस के निचले स्तर से रिकवर होकर 15.1 लाख रुपीस के ऊपर पहुंच गया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड प्राइसेस मजबूत बने रहे। हालांकि मजबूत डॉलर और रेट कट की कम उम्मीदों ने सोने की तेजी को सीमित रखा। सिल्वर में भी मजबूती बनी रही और एमसीएक्स पर चांदी करीब 2.37 लाख रुपीस प्रति किलो के आसपास ट्रेड करती दिखी। निवेशकों ने अनसर्टेनिटी के बीच सेफ एसेट्स की तरफ रुख किया, लेकिन क्रूड ऑयल की वजह से मजबूत हुए डॉलर ने सिल्वर की तेजी पर कुछ हद तक दबाव बनाए रखा। बाजार की नजर अब 4 मई को आने वाले 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर है। वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और एग्जिट पोल्स में कई राज्यों में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत देखने को मिले हैं। चुनाव नतीजों को बाजार के लिए इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि मजबूत सरकार और पॉलिसी स्टेबिलिटी से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि एनालिस्ट्स का मानना है कि फिलहाल क्रूड ऑयल और ग्लोबल टेंशंस का असर राजनीतिक फैक्टर से ज्यादा भारी पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में आज कमजोरी का माहौल देखने को मिला। जापान का निकेई 225 करीब 1.24% और हांगकांग का हैंग सेंग करीब 0.71% गिरकर बंद हुआ, जिससे साफ है कि एशिया के बाजार भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी और राइजिंग क्रूड प्राइसेस के दबाव में रहे। अमेरिका में डाउ जोन्स करीब 0.57% गिरा, जबकि S&P 500 और नैस्डैक लगभग फ्लैट रहे। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में थोड़ी मजबूती दिखी क्योंकि सैमसंग और TSMC के AI रिलेटेड नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, जिससे ग्लोबल AI थीम को सपोर्ट मिला। टेक्निकल स्तर पर निफ्टी के लिए 23,800 का लेवल काफी अहम माना जा रहा है। अगर ये स्तर टूटता है तो बाजार 23,600 तक फिसल सकता है, जबकि ऊपर की तरफ मजबूती के लिए 24,200 से 24,300 के रेजिस्टेंस जोन को पार करना जरूरी होगा। शक्ति पंप्स इंडिया के लिए आज बड़ी पॉजिटिव खबर आई, जहां कंपनी को 155 करोड़ रुपीस का सोलर वाटर पंपिंग ऑर्डर मिला है। कंपनी को 6,680 ऑफ ग्रिड सोलर पंपिंग सिस्टम सप्लाई करने हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने भी मजबूत तिमाही नतीजों के दम पर अच्छी तेजी दिखाई। कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट करीब 69% बढ़कर 106 करोड़ रुपीस पहुंच गया। रेवेन्यू में भी सुधार हुआ और मार्जिन बेहतर होने से शेयर करीब 7% चढ़ गया। बजाज ऑटो गिरते बाजार में भी करीब 5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। कंपनी ने जानकारी दी कि 6 मई की बोर्ड मीटिंग में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा, यानी कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीद सकती है। निवेशकों ने इसे मजबूत कैश पोजीशन और शेयर होल्डर फ्रेंडली कदम के रूप में देखा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चौथी तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 21% बढ़कर 2,994 करोड़ रुपीस पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू भी 16,172 करोड़ रुपीस रहा। होम केयर, ब्यूटी एंड वेलबींग और पर्सनल केयर जैसे सभी बड़े सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने को मिली। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बढ़ती क्रूड ऑयल कॉस्ट की वजह से अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम 2% से 5% तक बढ़ाए हैं। कंपनी ने 22 रुपीस प्रति शेयर डिविडेंड भी घोषित किया, लेकिन अच्छे नतीजों के बावजूद कमजोर मार्केट सेंटिमेंट के चलते शेयर करीब 3% टूट गया। बजाज फिनसर्व का नेट प्रॉफिट करीब 5% बढ़कर 2,539 करोड़ रुपीस पहुंचा, जबकि रेवेन्यू भी मजबूत बढ़त के साथ 38,494 करोड़ रुपीस रहा। कंपनी ने 1.50 रुपीस प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है। अदानी पोर्ट्स ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 3,328 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो बाजार के अनुमान से बेहतर रहा। हालांकि ओवरऑल मार्केट प्रेशर के चलते शेयर में हल्की कमजोरी देखने को मिली। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ने मजबूत ग्रोथ दिखाई और कंपनी का मुनाफा करीब 30% बढ़कर 1,267 करोड़ रुपीस पहुंच गया, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर में इसकी स्थिति मजबूत नजर आई। काजारिया सिनेमिक्स ने शानदार टर्नअराउंड दिखाते हुए अपना नेट प्रॉफिट 3 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 156 करोड़ रुपीस कर लिया। कंपनी ने 1,380 रुपीस प्रति शेयर बायबैक का भी ऐलान किया, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ। HFCL ने जबरदस्त कमबैक करते हुए घाटे से मुनाफे में वापसी की। पिछले साल नुकसान में रहने वाली कंपनी ने इस बार 180 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दर्ज किया, जिससे टेलीकॉम और डिफेंस स्पेस में कंपनी को लेकर ऑप्टिमिज्म बढ़ा। RR केबल के नतीजे मजबूत रहे, जहां कंपनी का प्रॉफिट करीब 30% और रेवेन्यू 33% से ज्यादा बढ़ा। बढ़ती डिमांड और बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का फायदा कंपनी को मिला। PSP प्रोजेक्ट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत प्रदर्शन दिखाया। कंपनी का प्रॉफिट 6.5 करोड़ रुपीस से बढ़कर 21 करोड़ रुपीस पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू में 66% की तेज बढ़त दर्ज हुई। एक्यूटस केमिकल्स ने शानदार नंबर्स पेश किए, जहां प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा बढ़कर 137 करोड़ रुपीस पहुंच गया। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 25% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी दी। नैल्को के नतीजे कमजोर रहे और प्रॉफिट घटकर 1,722 करोड़ रुपीस रह गया। मेटल सेक्टर पर ग्लोबल कॉस्ट प्रेशर और कमजोर प्राइसिंग का असर दिखा। हालांकि कंपनी ने 2 रुपीस प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा की।
पीसीबीएल केमिकल के नतीजे निराशाजनक रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 60% गिर गया और मार्जिन्स में भी दबाव देखने को मिला, जिससे ऑपरेशनल कमजोरी साफ नजर आई। आईडीबीआई बैंक का प्रॉफिट थोड़ा घटा जरूर, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों कम हुए, जो बैंक की बैलेंस शीट के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। गो फैशन के नतीजे कमजोर रहे, जहां प्रॉफिट करीब 60% गिर गया और रेवेन्यू में भी गिरावट दर्ज हुई। डिमांड स्लोडाउन और मार्जिन प्रेशर का असर कंपनी के प्रदर्शन। आज बाजार पर तीन बड़े दबाव साफ दिखाई दिए। मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस फेडरल रिजर्व का सख्त रुख और रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचता भारतीय रुपया। इन तीनों का सीधा असर इंडिया के इंपोर्ट बिल, इन्फ्लेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज पर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल की लगातार तेजी भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक ऊंचे बने रहते हैं तो इससे कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है। हालांकि कमजोर ग्लोबल माहौल के बीच Q4 रिजल्ट सीजन ने बाजार को कुछ राहत भी दी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, अडानी पोर्ट्स, कजारिया सेरामिक्स, HFCL और RR केबल जैसी कंपनियों ने मजबूत नतीजे पेश किए, जिससे ये संकेत मिला कि कई घरेलू कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अगर क्रूड ऑयल $100 से ऊपर बना रहता है तो बाजार में 10% तक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे माहौल में निवेशकों के लिए ग्लोबल इवेंट्स, चुनाव नतीजे और क्रूड ऑयल की चाल पर नजर बनाए रखना काफी जरूरी होगा।